वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस बच्चे, चैप्टर नंबर 3 हमने फिनिश कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि एटम क्या होता है, बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, ठीक है, आयंस क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने आपको हिंट दिया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इमेजिन कीजिए एक बड़ी फुटबॉल जिसके सेंटर में एक टेनिस बॉल आपने रख दी हो। तो सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी वैसा ही होता है। स्फेयर होता है, उसके सेंटर में एक और स्फेयर होता है, जो सेंट्रल स्फेयर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। जो एटम का मेजर मास होता है वो इट इज ड्यू टू न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर बच्चे मैंने आपको बताया था दो टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अराउंड इन फिक्स्ड ऑर्बिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं। बच्चे इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चे, जितना भी मैं आपको करवाऊं उसको साथ साथ लिखते जरूर रहिएगा, सो दैट आपके नोट्स भी बन पाए। एंड आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज बच्चे स्टार्टिंग में आप पढ़ना शुरू करते हो, आप बीच में स्किप कर देते हो और फिर एंड में पहुंचते हो, तो इससे आपका लिंक नहीं बन पाएगा। इसलिए वीडियो को आराम से, चाहे फास्ट स्पीड पे देखिए, बट उसको अच्छे से फुल वीडियो देखिए एंड साथ में नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एटम। एटम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। मैंने आपको बोला था कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो बच्चे, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, उसका क्या नाम होता है, एटम। अब हमने पढ़ेंगे व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, उसके जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं उसको हमने बोला था सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे वो डिस्कवर हुए। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जे थॉमसन। बच्चे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने। किस एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। तो इस चीज को याद रखिएगा, किसमें डिस्कवर हुए थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। एंड किसने डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने। कौन से ईयर में, 1897। देखो ये नेम्स इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 1897। इसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इट वाज डिस्कवर्ड इन एनोड रे एक्सपेरिमेंट। Anode ray, also called as positive or canal rays, proton was discovered by E. Goldstein in 1886 in anode ray experiment। बच्चे बात करेंगे प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टीन ने। किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टीन ने। किस एक्सपेरिमेंट में, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में। और जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको एनोड रे या फिर कैनाल रेज भी बोलते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, एनोड रे या कैनाल रेज। किसने डिस्कवर किए थे, ई गोल्डस्टीन ने इन 1886। अब हमने पढ़ लिया प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। अब तीसरे आते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। बच्चे न्यूट्रॉन सबसे लेट डिस्कवर हुए थे, किसने डिस्कवर किए थे, जेम्स चैडविक ने। एंड इन विच ईयर, 1932। तो यहाँ पर जितने भी आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिखे गए हैं, आपने क्या नोट करना है, आपने नोट करना है किसने उसे डिस्कवर किया, साथ ही साथ हमने नोट करना है किसने किस ईयर में डिस्कवर किया, एंड बाय विच एक्सपेरिमेंट। जहां जहां एक्सपेरिमेंट के नेम्स आपको एक्सपेरिमेंट में लिखने हैं। बच्चे एक्सपेरिमेंट को मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगी, अभी आप बस नेम्स नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बार आपके फिलअप्स का आपके एमसीक्यूज में ये नेम्स आते हैं, ये ईयर आते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एंड
प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं व्हाट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। वैसे सबसे पहले समझेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिससे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। When a high voltage electric current is passed through the discharge tube containing a gas at very low pressure। बच्चा देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ एक डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब कि एक ट्यूब हमने ली है जिसके अंदर से हम हाई वोल्टेज पे करंट पास कर रहे हैं और उसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक गैस एट अ वेरी लो प्रेशर। अब देखो जब भी गैस को बच्चे हम वेरी लो प्रेशर पे रखेंगे, गैस के क्या बन जाएंगे, आयंस। गैस के क्या बन जाएंगे, आयंस, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। A green fluorescent is seen being emitted from cathode towards anode। अब बच्चे यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब मीन्स कि हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसके अंदर एक गैस है विच इज प्रेजेंट एट लो प्रेशर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही होता है, आप देखोगे कि कैथोड से, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, वहां से कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ रेज मूव करेंगे किस तरफ, टुवर्ड्स एनोड। और जब एनोड की तरफ वो मूव करेंगे तो आप देखोगे एनोड के पीछे ग्रीन कलर का ग्लो दिखता है। फ्लोरोसेंट होता है चमकीला सा ग्लो ग्रीन कलर का, तो इसे ही बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बच्चे कैथोड रेज हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन है ना, वहां पर भी यूज होती हैं। तो दिस इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे से ही हमें पता चला था कि कोई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर जो मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड। सिमिलरली होता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में बच्चे हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं जिसमें गैस प्रेजेंट होता है एट वेरी लो प्रेशर। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है, उसके जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग हो गए और पॉजिटिव चार्ज अलग प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ भी आप देखोगे कि इसका जो एनोड है, एनोड मींस जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वहां से कुछ रेज मूव कर रही हैं टुवर्ड्स कैथोड, मतलब पॉजिटिव से कुछ रेज मूव कर रही हैं टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसे ही बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। जरा पढ़ लेते हैं। When high voltage current passes through a discharge tube, positively charged rays were emitted from anode and deflected towards the negatively charged plate। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, दैट इज एनोड। यहाँ से कुछ रेज किस तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स कैथोड। और कैथोड के पीछे अब हमें कैसे पता चलेगा कि रेज जा रही है, कैथोड के पीछे बच्चे रेड कलर का ग्लो दिखता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई पॉजिटिवली चार्ज रेज टुवर्ड्स कैथोड जा रही है। तो बच्चे ये दो एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट वैसे आपको लिखना है या फिर डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था और एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था। कैथोड रे से बच्चे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जे थॉमसन ने की थी। और एनोड रे की बात करूं तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी एंड ई गोल्डस्टीन ने की थी। तो इस दोनों को नोट कर लीजिए। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था एटम का, जिसमें मैंने आपको बोला था कि एटम एक स्फेरिकल यूनिट है जिसके सेंटर में कोर स्फीयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और उसके अराउंड ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बट बच्चे ये एक बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी सारे मॉडल्स बनाए गए, जिसके बाद ये फाइनल स्ट्रक्चर बना, ठीक है। बट एटम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म बनाई, दैट इज एटम, जिसमें उन्होंने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी स्टेट्स ऑफ मैटर। साथ ही साथ उन्होंने बोला एटम जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है ना, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि एटम इज नॉन डिविजिबल। तो उनके अकॉर्डिंग तो एटम के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए था, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सभी को पता चल गया कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने बोला कि जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो सही नहीं हो सकती। तो काफी सारे साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए और अपनी थ्योरीज दी। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। बच्चे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या फिर इसको क्रिसमस प्लम केक मॉडल भी बोलते हैं।
अब रीजन इसका, अब आपने देखा होगा जैसे जो प्लम केक होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, एक राउंड सा केक होता है स्क्वायर शेप में, और उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे प्लम वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या छोटी छोटी चेरीज होती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लम केक। तो सिमिलरली जो थॉमसन का मॉडल था उसमें भी क्या था, एटम को एक स्फीयर की तरह दिखाया गया, ठीक है, साथ में बोला गया ये स्फीयर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक प्लम की पुडिंग की तरह, जैसे वाटरमेलन में छोटे छोटे सीड्स होता है या फिर जो प्लम पुडिंग होती है उसके अंदर छोटी छोटी चेरीज होती हैं, उसकी तरह इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड हैं। पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डिटेल में। एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। बच्चे थॉमसन ने फर्स्ट क्या बोला कि जो एटम है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड का मतलब होता है उसके अंदर फिक्स्ड है, ठीक है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज होल इज न्यूट्रल। अब बच्चे देखो हमारे अराउंड जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है वो सब न्यूट्रल होती हैं, मींस जो एटम है वो भी न्यूट्रल होगा। एटम न्यूट्रल कब होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज किसको बैलेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो यही लिखा हुआ है जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल होते हैं, सो एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ये जो जे थॉमसन ने अपनी थॉमसन एटॉमिक थ्योरी दी थी क्या वो सही है या फिर क्या वो गलत है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ करेक्ट पॉइंट्स ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक थ्योरी या फिर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट इज एटम इज स्फेरिकल इन शेप। ये बच्चे हमने एडवांस में भी पढ़ लिया कि एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, बिल्कुल सही है ये कि एटम की जो शेप है वो स्फेरिकल है। सेकेंड इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द एटम। देखो अब इसमें से क्या करेक्ट है, इसमें से करेक्ट ये है कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं एटम में, ठीक है, वो हम हायर क्लासेस में बाद में पढ़ेंगे कि उसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। बट जे थॉमसन की एक बात तो सही थी कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट रेंडमली इनसाइड द एटम। ऐसा भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट रेंडमली इनसाइड द एटम। एंड फोर्थ रूल इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात भी सही है, जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट जो थॉमसन के जो मॉडल था वो सही नहीं था पूरी तरह, क्योंकि इसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट ने रिजल्ट्स किए या फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जो थॉमसन की जो थ्योरी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। So limitation is not able to explain the result of other experiment। कि काफी सारे साइंटिस्ट ने जो बाद में एक्सपेरिमेंट किए वो सही नहीं, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल थ्योरी को, जिस वजह से इसको सही नहीं माना गया और इसके बाद काफी सारे और मॉडल्स भी आए। तो आप इसको लिख लीजिए, ये फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी या फर्स्ट मॉडल था फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अभी तक हमने पढ़ लिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, जिसको हमने क्रिसमस पुडिंग मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था, जिसमें थॉमसन ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रेंडमली अरेंज्ड हैं विद इन द स्फीयर, ठीक है। अब रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उनको जानना था कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं। अब इसको जानने के लिए ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, एंड ही आल्सो गेव द मॉडल कॉल्ड एज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। He was curious to know how electrons are arranged within an atom। रदरफोर्ड को क्या जानना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं। So he performed गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। उसने क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, तो इसको ध्यान से समझिएगा। He made fast moving alpha particles that is positively charged to fall on gold foil। बच्चे सबसे पहले तो समझ लीजिए अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब आपने पढ़ा होगा हीलियम गैस, हीलियम गैस में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगी तो उसमें कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। यही होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। उसने क्या किया, ये अल्फा पार्टिकल्स को किसके ऊपर डायरेक्ट किया, टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि गोल्ड फॉइल को ही क्यों सिलेक्ट किया, व्हाई ही डिडंट सिलेक्टेड एल्यूमिनियम फॉइल और सिल्वर फॉइल। तो बच्चे एक खास बात होती है, ही वांटेड थिनेस्ट लेयर पॉसिबल। उसको क्या चाहिए था, उसको सबसे पतली लेयर चाहिए थी, इसीलिए उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया, क्योंकि गोल्ड फॉइल के अबाउट 1000 एटम थिक लेयर, उसे सबसे पतली लेयर कौन सी थी गोल्ड फॉइल की, दैट इज 1000 एटम थिक लेयर उसने ली, ठीक है। और उसकी तरफ उसने डायरेक्ट किए अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स बच्चे मैंने आपको बता दिया हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लूं तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
और आपको पता है इसका मास क्या रहेगा, मास इज 4, हैव हाई एनर्जी, दे हैव हाई एनर्जी। तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे टुवर्ड्स गोल्ड फॉइल। अब देखो जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं गोल्ड फॉइल की तरफ, आपको पता है गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो वहां पे क्या एक्सपेक्टेड था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका जो मास है वो तो ज्यादा है, तो प्रोटॉन का मास कम है। प्रोटॉन के मास से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। देखो है दोनों पॉजिटिवली चार्ज, मतलब दोनों को रिपेल करके डिफ्लेक्ट होना चाहिए, बट अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं तो उसका मास काफी ज्यादा है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो इतने ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की जो उसने किया, या फिर गोल्ड फॉइल मॉडल क्या होता है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद जानते हैं कि आखिरकार रिजल्ट क्या निकला। देखो ये तो उसने सोचा था कि रिजल्ट होगा ऐसा, बट असलियत में जो रिजल्ट निकला था वो इससे बिल्कुल अलग था। तो चलिए जानते हैं वो रिजल्ट क्या था, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। स्टूडेंट्स तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। फर्स्ट रिजल्ट इज कि जो पार्टिकल्स थे उसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए थे थ्रू द फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। सेकेंड इज some of the alpha particles were deflected by the foil at some angles। मतलब सेकेंड रिजल्ट ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल जितने थे उसमें से मोस्ट तो स्ट्रेट पास हो गए थे, लेकिन उसमें से कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे एट सम एंगल्स। एंड थर्ड रिजल्ट इज one of every 12,000 particles appear to rebounded surprisingly। अब देखो सबसे पहले उसने बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट पास हो गए थे। सेकेंड वाज कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे सम एंगल्स पे। और लास्ट इज कि जो 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर हम अप्रोक्स लें उसमें से एक या दो अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, रिबाउंड हो रहे थे। रिबाउंड मतलब जिस पाथ से वो जा रहे थे उसी पाथ से वापिस आ रहे थे, मतलब पूरे डिफ्लेक्ट हो रहे थे एट एंगल 0, ठीक है। ये उसका थर्ड रिजल्ट था। अब इस रिजल्ट्स के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स करी, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कंक्लूजन्स क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की। फर्स्ट इज most of the space inside the atom is empty because most of the particle pass straight। बच्चे फर्स्ट रिजल्ट इज कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है, ज्यादातर स्पेस है एटम के अंदर वो खाली होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी एटम थे उसमें से ज्यादातर क्या थे, पास हो गए। अब देखो अगर एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स है, अगर वो स्ट्रेट पास हो गए, इट मींस जो एटम है उसके अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होगी, खाली होगी। तभी तो वो उसको अलाउ कर रहे हैं ना उसके अंदर से पास करने के लिए। सेकेंड इज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल। अब बच्चे इसमें से कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए एट सम एंगल्स, कोई इस एंगल पर, ठीक है, कोई उससे छोटे एंगल पर। इससे क्या इंडिकेट हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे एरिया में है। देखो अब जो अल्फा पार्टिकल थे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, वो डिफ्लेक्ट किससे होंगे, मतलब वो रिपेल किससे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। अब बहुत कम अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए, इट मींस पॉजिटिव चार्ज भी क्या हुआ, बहुत कम है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, कंसंट्रेटेड है छोटे एरिया पे। अब ये हमें कैसे पता चला, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट positive charge and mass of the atom is concentrated at a very few space, very small space. He concluded radius of the sphere is about 10 raised to power 5 times the radius of atom। अब उसने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, देखो उसमें से सिर्फ एक या दो ही रिबाउंड हुए थे, मतलब 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए थे। इट मींस कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंसंट्रेटेड है एक छोटे से एरिया के अंदर, और इसका जो मास है वो भी काफी ज्यादा है, तभी प्रॉपर डिफ्लेक्शन हो पा रही है ना। क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल्स तो भारी थे गोल्ड फॉइल से, तो उसने क्या बोला कि इसकी क्या है, प्रॉपर डिफ्लेक्शन इसीलिए हो पा रही है क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो एक ही एरिया पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और उसने ये भी बोला कि जो एटम का रेडियस होता है या जो एटम का मास होता है वो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के मास से 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स कम होता है। मींस इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो मास है वो 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स हैवियर होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ एटम। तो बच्चे ये रिजल्ट थे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के एंड ये कंक्लूजन थे, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम।
जिसको रदरफोर्ड ने ही दिया था आफ्टर स्टडिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी जो एडवांस थ्योरी है, जो मोस्ट एडवांस थ्योरी है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक इस वीडियो में हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, व्हाट आर द डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। साथ ही साथ मैंने आपको बताया जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था, जो थॉमसन का मॉडल था, उसके बाद हमने डिस्कस किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया हमने। आप इसके नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा सो दैट आपको एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो बच्चे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।